हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का कलेक्शन किया जाता है, इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। देखने में इनकी संख्या आपको जो है केवल 10 दिखाई दे रही होगी या 12 दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका यह 12 प्रश्न आपको 30 से 40 प्रश्नों में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है, त्रिपुरा, किस वर्ष त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार का इसको निर्देशांक दे दीजिएगा। किस वर्ष त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा कि त्रिपुरा के साथ साथ 2 राज्य आपके और इस वर्ष बनाए गए थे, और उन राज्यों का नाम कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 1972 ईस्वी में जो है आपका त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 2 वर्ष कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपका दिया गया, भारतीय संविधान में लगभग कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। टोटल भारतीय संविधान में कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, टोटल की संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लगभग जो आपकी संख्या होगी 1,20,000, है ना। 1,20,000 टोटल शब्द आपके हैं भारतीय संविधान में प्रयोग किए गए हैं। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इन केस मान लीजिए कि अगर ये प्रश्न आपका कहीं बन जाता है, यूपी SSC लेखपाल के एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, 1,20,000 बताइएगा, उत्तर आपका हो जाएगा। हालांकि रेयर क्वेश्चन है, फिर भी इसको आप तैयार रखिएगा, अगर मान लीजिए इनकेस आता है तो आपसे गलती ना होने पाए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में वोट देने की जो आयु है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। एक छोटा सा सामान्य सा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी जो है छोटे छोटे प्रश्न भी क्या करते हैं, अति उत्साह में आपसे गलती हो जाते हैं। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपने एक दोहा सुना होगा बिहारी का, है ना। तो छोटी चीजें भी कभी कभी क्या करती है, बहुत बड़ा घाव कर देती हैं। सेम वही कंडीशन है। पूछा गया है कि न्यूनतम आयु, वोट डालने की, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है भारत में, बता दीजिएगा। 18 वर्ष, है ना। न्यूनतम आयु यानी 18 वर्ष से जो व्यक्ति अधिक उम्र के हैं, 18 से ऊपर हैं, वह प्रधानमंत्री के निर्वाचन में या मुख्यमंत्री के निर्वाचन में या फिर जो भी आपके पंचायती मतलब जो व्यवस्था होती है उसमें जो मतदान आपका होता है, 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही मतदान करते हैं। तो न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई है। इसके अलावा और चीजें आपसे पूछी जाती है। इस टॉपिक से पूछा जाता है कि भारत की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष की गई है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, है ना। तो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है बताइएगा। 61वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष हुआ था, तो 1989 में आपका 61वां संविधान संशोधन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मतदाताओं की आयु जो है वह आपकी हो गई थी, पहले 21 वर्ष थी, बाद में ये 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि प्रश्न का आपका ये उत्तर है ना। एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना, नेशनल वोटर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि विश्व का चौथा प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या की गई है, आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अनुच्छेद 243 कहिएगा, भाग 9 कहिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पंचायती राज व्यवस्था आपकी जो है अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 बताइएगा, किस अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आप मुझे बताएंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, और इसके तहत भाग 9 को जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 243 को जोड़ा जाता है ना, और पंचायती राज को भारत में शामिल किया जाता है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी एक
बलवंत मेहता कमेटी आपकी 1957 में स्थापित हुई थी और इसी के संस्थि पे जो है 1959 2 अक्टूबर 1959 आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है इस पंचायती राज का। मतलब 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान में एक स्थान पड़ता है नागौर, है ना। नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है। तो इतनी चीजें हैं जो कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से पूछी जाती है, इन सबको नोट करना है क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, यहाँ से प्रश्न कहीं जाने नहीं है। अगर टॉपिक टच करता है तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। या पिछले 10 साल 15 साल का पेपर किसी वनडे एग्जाम में उठा के देखिएगा, ये सब प्रश्न क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ज्योग्राफी से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परेशान करते हैं। सबसे बड़ा तो आपको मालूम होता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न पूछ दे कि विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अगर आपको इनका सीक्वेंस नहीं याद है, घटता क्रम याद नहीं है क्षेत्रफल के आधार पे, तो इस तरह की परेशानी आपके साथ होती है, समस्या आपके आती है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया, है ना, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। इसके बाद आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आपका आता है यूरोप और यूरोप के बाद 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो पांचवा आपसे पूछा गया है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर बताइएगा अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरा एक ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण ध्रुव के समीपवर्ती भागों में पाया जाता है, बर्फ की अधिकता होती है ना। इस महाद्वीप के इसलिए क्षेत्र में बर्फ की अधिकता पाई जाती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को आपने श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा है ना। गतिशील महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है और साथ ही साथ इस महाद्वीप को आप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। तो 3 विशेषता इसकी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और 3 इसके उपनाम आपसे पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन आपके लिए, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, है ना। पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी गई है, या कह लीजिएगा कि अनाईमुडी का नाम सुना होगा ना। अनाईमुडी की लोकेशन कहाँ है, केरल में। अनाईमुडी केरल राज्य में है। 2695 मीटर जो है इसकी हाइट होगी, 2695 इसकी हाइट है, केरल राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, साथ ही साथ अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है इस अनाईमुडी से कि प्रायद्वीपीय, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा, उत्तर आप इसी को बताएंगे, अनाईमुडी। 2695 हाइट है इसकी और साथ ही साथ कहाँ पे स्थित है, भारत के केरल राज्य में, है ना। ये तो सबसे ऊंची की बात हो गई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। सबसे ऊंची दक्षिण भारत की अनाईमुडी है। अनाईमुडी के बाद सेकंड नंबर पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, मालनाड या मलनाड नामक हिल स्टेशन है, एक पर्वतीय स्थल है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना होगा, बता दीजिए कहाँ पे, कर्नाटक, है ना। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन, पश्चिमी घाट का पोर्शन है, कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। और या हमेशा पूछा जाता है मालनाड की लोकेशन। देखिए मालनाड आपसे पूछा जाएगा, कर्नाटक बताइएगा। झुमरी तलैया आपसे पूछा जाएगा, झारखंड बताइएगा, है ना। पाट भूमि आपसे पूछा जाता है, आप बताइएगा कहाँ पर, झारखंड राज्य में। भीमबेटका गुफाएं आपसे पूछी जाती हैं, मध्य प्रदेश बताइएगा। औरंगाबाद में आपकी कौन सी गुफा है, महाराष्ट्र में, तो अजंता एवं एलोरा गुफाएं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी बारंबारता एग्जाम में ज्यादा रही है। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, उन सबको स्पेशली ध्यान रखिएगा, उनकी लोकेशन ही आपसे पूछी जाएगी किसी भी हालत में, है ना। चलिए एशिया माइनर का पठार, एशियन माइनर का पठार आपका किस देश में स्थित है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एशियन माइनर का पठार कहिएगा या इसी को आप क्या कहते हैं, अनातोलिया, है ना। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार आपसे पूछा जाता है किस देश में स्थित है, तो बताइएगा तुर्की, है ना।
एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की बताइएगा। और तुर्की हाल ही में ये एक ऐसा देश है, देखिए तुर्की की अगर बात करिएगा, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप में भी है, दोनों महाद्वीप में विकसित है। एक देश और है रूस, है ना। रूस और तुर्की ऐसे दो देश हैं जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, तुर्की की अगर बात करिए, तुर्की को आप यूरोप का रोगी भी कहते हैं, सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी तुर्की के बारे में कि तुर्की आपका हालिया ऐसा देश रहा है, ऐसा देश बना है जिसने अपना नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है ना। तो करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगा, चर्चा में आपका तुर्की। तुर्की का नाम पहले तुर्की था या टर्की था, अंग्रेजी में टर्की कहते थे और तुर्की कहते थे हिंदी में। अब इसका नाम क्या होगा, चेंज नाम क्या है तो बता दीजिएगा, तुर्की। तुर्की अब बन गया है क्या? तुर्की, है ना। तो ये चेंज नाम भी आपसे पूछा जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे तुर्की की राजधानी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपकी अभी हाल ही में आयोजित हुई थी, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो ये सब प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न मैं बीच बीच में आपसे पूछता हूँ उनकी संभावना बारंबारता आपकी ज़्यादा होगी आने की, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है, यह आपसे पूछा गया है। लवड़ी आर्द्रभूमि का मतलब क्या? झील से होता है। और लवड़ी होगा कहाँ पे? राजस्थान में होगा। और राजस्थान में कौन सी झील है? तो सांभर, है ना। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी आर्द्र लवड़ी भूमि है, राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है ना। चलिए अगली बात दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, बनिहाल दर्रे की लोकेशन। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए। बनिहाल दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा की लोकेशन बार बार पूछी जाती है, पीर पंजाल श्रेणी में, है ना। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल यानी लघु हिमालय का भाग है। और साथ ही साथ किस राज्य में है यह आपसे पूछा गया है, जम्मू कश्मीर बता दीजिएगा, है ना। पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में इसकी लोकेशन होगी बनिहाल दर्रे की। और बनिहाल दर्रे की एक विशेषता और है, यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और साथ ही साथ इसी मार्ग में या इसी दर्रे में जो है आपकी जवाहर सुरंग भी स्थित है। तो जवाहर सुरंग को लेकर भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 1928 के बारडोली 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, जिनको कि भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। भारतीय रियासतों के मामले में, रियासतों के एकीकरण के मामले में इनकी भूमिका आपकी महत्वपूर्ण रही थी। इसीलिए जो है इनका जो जन्मदिन है 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर आपका क्या है, सॉरी 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर देख लीजिएगा। यूनिटी डे के रूप में, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जो जन्म है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्पेशली यूपी स्पेशल। अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ना पूछा जाए ये संभव ही नहीं है। कहाँ पर स्थित है फिलहाल यहाँ पे ये पूछा गया है, बता दीजिएगा। कानपुर में, नवाबगंज कानपुर में इसकी लोकेशन है। कभी कभी यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष ये आपका स्थापित हुआ था, तो उत्तर आपका क्या होगा 1974 में, 1974 में कानपुर के नवाबगंज नामक स्थान पर यह आपका कृषि प्रौद्योगिकी पार्क आपका स्थित है ना। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है ना।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? नवीनतम डाटा के अनुसार तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय बताइएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, अपना बता दीजिएगा। BHU कहिए या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहिए, स्थापित वर्ष 1916 में, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1916 में स्थापित हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने इसको स्थापित किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, केंद्रीय शब्द ना प्रयोग किया जाए, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद 1887 में। और पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आपने पूरा इसका देखा होगा, इसका प्रॉपर इसका नोट्स तैयार किया होगा, आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। शुभ रात्रि।